Namaskar, good morning. Welcome again to our another session of JNCI's learning, JNCI's ENT. चलो शुरू करते हैं. ओके, सो हमने अभी दो वीडियो बनाए हैं इंट्रोडक्शन के, और एक और इंट्रोडक्शन जैसे टॉपिक है. आज हम करेंगे मॉड्यूल 3, जो कि है स्विचिंग डिजाइन कंसिडरेशन. ओके, तो शुरू करते हैं. ओके, स्टार्ट हुआ. रीस्टार्ट. ऑल राइट, तो ये टॉपिक क्या है आपका? जूनोस एंटरप्राइज स्विचिंग. इसके अंदर में हमारे पास में दो मॉड्यूल्स हैं. लर्निंग, फर्स्ट वन इज लेयर टू डिजाइन कंसिडरेशन एंड सेकंड वन इज एंटरप्राइज स्विचिंग प्लेटफॉर्म. तो ये दोनों हम अभी देखने वाले हैं. ठीक है, लेयर 2 के डिजाइन कंसिडरेशन में क्या क्या देखना है वो शुरू करते हैं. ये छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर में आपको डिजाइन में क्या कंसिडर करते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी और डिजाइन कंसिडरेशन भी इसके अंदर में बताया गया है. स्विच नेटवर्क कैसे होते हैं? हायरार्किकल होते हैं, और उसमें कई लेयर होते हैं. जिसको का आपको याद होगा, कोर लेयर, एग्रीगेशन और एक्सेस लेयर. ये 3 लेयर में जनरली पुराने हमारे जो आर्किटेक्चर था उसमें सब ऐसा होता था कि ए, सबके अपने अपने उपयोग होते हैं और सबके अपने अपने फायदे होते हैं. ठीक है, तो स्विच नेटवर्क आर ऑफन हायरार्किकल एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सेस, एग्रीगेशन और कोर. तो 3 लेयर होती है. एक्सेस मतलब जो सबसे फ्रंट एंड पर काम कर रहा हो, डायरेक्ट सर्वर या लैपटॉप या कंप्यूटर्स को कनेक्ट होने वाली जो लेयर है उसको हम एक्सेस लेयर बोलते हैं. उसके बाद में क्या करते हैं हम उसको एक, उसकी जो सुपर वाली लेयर, जिसमें जो लेयर, थर्ड लेयर पर जो स्विचेस थे उनको हम एग्रीगेट करते हैं, मतलब एक में जोड़ते हैं. उसके बाद में आती है कोर लेयर, जहाँ से इंटरनेट पे या किसी और डोमेन में जाने के लिए रास्ता होता है. बेनिफिट ऑफ हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन इंक्लूड मॉड्यूलरिटी, फैसिलिटी चेंज, और इसमें क्या होता है, इसकी आसानी क्या होती है कि नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अब अलग अलग लेयर पर उसके ऊपर में काम किया जाता है. जिसके कारण क्या है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बनता, ज़्यादा कचरा नहीं हो जाता इसके अंदर में. ठीक है, फंक्शन टू लेयर में आइसोलेशन फॉल्ट. तो अगर दूसरा फायदा क्या है इसका, आइसोलेट फॉल्ट. अगर हायरार्किकल नहीं बनाएंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी हमको. अब जब हम हायरार्किकल नेटवर्क बनाते हैं तो सबके अलग अलग फंक्शन है प्रत्येक हायरार्की. ये सोचा जाता है कि हो सक मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो ऐसा ही रहना चाहिए, एकदम जैसा ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है वैसा. बट ये सच नहीं है. लेयर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेशन लेयर और कोर लेयर एक ही हो, इस तरह के बॉक्स लगे हों कि वो दोनों एक ही जगह पर काम कर रहा हूँ. ओके, फंक्शन ऑफ लेयर्स. तो फिर क्या हुआ, लेयर्स आर डिफाइंड टू एड सक्सेसफुल नेटवर्क डिजाइन एंड टू रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी फाउंड विद इन ए नेटवर्क. एक्सेस लेयर का क्या काम होता है? एक्सेस लेयर स्विच फैसिलिटेट एंड यूजर एंड डिवाइस एक्सेस एंड एनफोर्स एक्सेस पॉलिसीज. तो एक्सेस पॉलिसी वगैरह जो है वो हम इस लेयर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. एग्रीगेशन लेयर स्विच कनेक्ट एक्सेस स्विच एंड ऑफन प्रोवाइड इंटर VLAN राउटिंग एंड पॉलिसी बेस्ड कनेक्टिविटी. तो पॉलिसीज एक्सेस लेयर पर हम एक्सेस पॉलिसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्रीगेशन लेयर पर हम पॉलिसी बेस्ड कनेक्टिविटी या इंटर इंटर VRF, इंटर VLAN कनेक्टिविटी के लिए काम में आता है. और कोर लेयर के जो है वो कोर लेयर स्विचेस रिलाई पैकेट बिटवीन एग्रीगेशन स्विच एंड फंक्शंस एज द गेटवे टू द वैन. तो अगर बाहर जाने वाले कोई वैन नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक जाना है वो वाला ट्रैफिक क्या है, उसके ऊपर में BGP वगैरह बनाना, ये सब काम जो है वो हम कोर लेयर पर कर देंगे.
ठीक है। हो सकता है कि ये तीन जो दिख रही है, ये अगर अगर वैन जो है, ओके, हो सकता है कि वैन और कोर लेयर जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर में हो। और वैन लेयर के साथ में क्या होता है कि वहां पर हम बीजीपी विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो बीजीपी वगैरह सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी कोर लेयर में होगी। यदि क्लास ऑफ सर्विस का इस्तेमाल किया है, मैंने पॉज किया था ये बिकॉज ये आगे निकल जाता फिर कॉल। तो अगर क्लास ऑफ सर्विस क्लास ऑफ सर्विस का इस्तेमाल किया गया हो तो फिर वह प्रत्येक लेयर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्लास ऑफ सर्विस का म, जो यूटिल यूज था वो यूज नहीं रहेगा, मतलब वो इतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा। राइट। ठीक है। अब क्या हुआ है कि नेटवर्क भी बड़े बड़े होने लगे और कुछ सालों बाद डेटा सेंटर भी आ गया। ठीक है। तो चूंकि डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट जब आया तो क्या किया गया कि डेटा सेंटर के लिए 3 to 1 डेटा सेंटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आया। ठीक है। तो ये 3 टियर को 2 लेयर में कन्वर्ट कर देता है और 2 को फिर फाइनली 1 लेयर में वर्चुअली देखा जाए तो ये एक ही फैब्रिक स्विच हो जाता है। ठीक है। तो स्विचों के ऊपर में स्विच लगे हुए हैं सपोज इस तरह से, तो डेटा सेंटर इस तरह से बनाया जाता है कि ये टोटल एक स्विच के जैसा काम कर रहा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि 3 लेयर को 2 लेयर में कन्वर्ट किया, 2 लेयर को इवेंचुअली 1 लेयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क आपका एक स्विच की तरह फंक्शन करता है। ठीक है। देखो, वर्चुअल चैसी टेक्नोलॉजी एनेबल मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्विच टू ऑपरेट एज ए सिंगल लॉजिकल डिवाइस, सिंप्लीफाई लार्ज कॉम्प्लेक्स स्विच्ड नेटवर्क। तो क्या होता है डेटा सेंटर के अंदर में, जैसे पहले नॉर्मल नेटवर्क के अंदर में जब शुरुआत हुई थी तो क्या लगा था कि 1000 वीलैन में काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही डेटा सेंटर आया तो डेटा सेंटर इज काइंड ऑफ ह्यूज अमंग अस, नॉट ओनली ह्यूज नेटवर्क होते हैं इसके अंदर में ऐसे हजारों हजारों स्विच। या मैंने जो अपने अपने इसमें देखे हुए हैं, अपने किसी किसी प्रोजेक्ट में देखे हुए हैं, तो डेटा सेंटर का एक ही प्रोजेक्ट के अंदर में 16 17 20 स्विचेस लगे रहते हैं एक्सेस लेयर पर। फिर वो चार चार स्विच के ऊपर में कन्वर्ज होते हैं और चार स्विच फिर एज फंक्शन करता है एज ए सिंगल नेटवर्क। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर के यू मीन आई मीन हजारों लैन वी लैन हो जाती है इसके अंदर में। ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया गया है इस तरह से। तो यहाँ पर है ये वीसीएफ टेक्नोलॉजी जो है जुनिपर की, ये आपको जुनिपर के अंदर में एज ए सिंपल स्विच की तरह इसको कॉन्फ़िगर और मैनेज करने में सहूलियत प्रदान करती है। वीसीएफ टेक्नोलॉजी वर्चुअल चैसी। ठीक है। और वीसीएफ कैसे बनाया जाता है? स्पाइन और लीफ आर्किटेक्चर को यूज करके। तो इस लीफ के अंदर में 20 डिवाइसेस हो जाएंगे और 4 स्पाइन डिवाइसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो 4 4 into 80 की कैपेसिटी, और उसके अंदर लैन फिर सोच लो आपकी कितनी की जा सकती है। ईवीपीएन और वीएक्सलैन वाले टेक्नोलॉजी इसके हजार करके यूज करके हजारों वीलैन कॉन्फ़िगर की जा सकती है। भाई ब्रांच एंड डेटा सेंटर कंपैरिजन देख लो, तो इसके अंदर में क्या है? ब्रांच एनवायरनमेंट के अंदर में डिवाइस कनेक्टिविटी एक्सेस लेयर 1 जीबी बेस कोलैप्स कोर्स एग्रीगेशन सीबी लैग फाइबर, ये सब करके क्या किया इसको कंसाइज कर दिया। ठीक है। और ब्रांच एनवायरनमेंट के अंदर में आपको कई प्रकार के डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे। डेटा सेंटर में ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है।
जो हमारे ब्रांच वाले के अंदर में 1 GB टी बेस भी यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर में जो मिनिमम 1 GB 10 GB है, और मैक्सिमम में तो आप 100 GB भी, 400 भी आने वाले हैं आने वाले समय के अंदर में। 400 GB भी अ, आप देख लोगे आने वाले समय के अंदर में। आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो हो सकता है कि इससे थोड़ा अलग हो। अभी आप 3 टियर वाले जो आपका है, जैसे कि पहले मैंने बताया, 3 टियर वाले जो आर्किटेक्चर वो रिप्लेस कर दिया, वो अब उसको हटा के ये आ गया है वीपीएन या वीएक्सएलएन टाइप। तो इसके फायदे क्या है? बेस्ड ऑन द फैब्रिक टेक्नोलॉजी, ऑल स्टैंडर्ड बेस्ड आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें सिर्फ आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये, और मल्टीपल इक्वल कोस्ट पाथ शुड एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू सर्वर वीएम इन द डीसी। Path are computed dynamically by the routing protocol. The network should scale linear on the size increase using this method deployed by Charles Claus. अभी EXLAN क्या है? VXLAN और EVPN जो है, वो क्या क्या सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से डिवाइस? EX4300, EXX4600, 4X50, 9200, QFX, QFX 10000, ये सारे स्विच सपोर्ट करता है। विच ऑफ दिस एनेबल मल्टीपल इंटरकनेक्ट स्विच टू ऑपरेट ए सिंगल। सिंगल वाला क्या पढ़ा था हमने? वर्चुअल चैसी। विच लेयर relay packet between aggregation switch and function as gateway to WAN डिवाइस। तो कौन सा था ये, क्या कोर? ओके। एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म स्विचिंग प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को देखते हैं। इसको खत्म करने के बाद में आपको है ना, इसके अंदर में अलग अलग एंटरप्राइज लेयर वाले जो स्विचेस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, कौन कौन से हैं इसके अंदर में और क्या खास बात है इनकी। तो ये 3 प्रकार के हैं इसके अंदर में। SRX सीरीज जो कि ब्रांच के लिए यूज है। ये EX सीरीज में जो सपोर्ट करते हैं वो सारे इसके अंदर में नहीं है, SRX के अंदर में, EX के अंदर में ज्यादा है, ठीक है। इनके प्राइमरी फंक्शन क्या है? SRX सीरीज के है प्राइमरी फंक्शन इज सिक्योरिटी, जो कि ब्रांच में लगते हैं, उसके लिए मेजरली दे आर सिक्योरिटी बेस्ड स्विचेस। ओके। सो ESX सीरीज प्राइमरी फंक्शन इज स्विचिंग। तो स्विचिंग के कुछ फंक्शन हो सकता है कि SRX सीरीज के अंदर में नहीं मिले आपको। ये मॉड्यूल जो है वो ES सीरीज के लिए, क्योंकि SRS सीरीज जो है वो सीरीज सिक्योरिटी के अंदर पढ़ाई जाती है ज़्यादा। और QFX जो है वो हाई परफॉर्मेंस हाई डेंसिटी प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो सर्विस प्रोवाइडर और अ, जो एंटरप्राइज का नेक्स्ट JNC IP होगा उसके अंदर में उसके ऊपर में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। QFX जो है वर्चुअल चैसी भी सपोर्ट करता है, और मल्टी लेग चैसी, MC लेग भी यूज ये सपोर्ट करता है। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल की आप क्या कर सकते हैं, ये वाली जो लिंक दी हुई है इसके अंदर में SRX सीरीज और ES सीरीज के डिवाइसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं उस लिंक पर जाकर। फिक्स्ड इसके अंदर में होता है, फिक्स्ड चैसी और नॉन फिक्स्ड चैसी, मतलब जिसके अंदर में लाइन कार्ड बढ़ा सकते हो आप, इसके अंदर में कुछ भी नहीं बढ़ा सकते, जैसा आया है वैसे ही रहेगा ये, ठीक है। तो ESX 2200 सीरीज जो है फिक्स कॉन्फ़िगरेशन स्विच है, आइडल फॉर एक्सेस लेयर डिप्लॉयमेंट इन ब्रांच एंड रिमोट ऑफिस एज वेल एज ए कैंपस नेटवर्क। इसमें कितने पोर्ट है? 12 से लेके 48 पोर्ट तक के है। पावर ओवर ईथरनेट भी सपोर्ट करता है, अपलिंक 2 से 4, SFP लगे हुए हैं। 2300 के अंदर में 12 और 24 पोर्ट वाला के डिवाइस मिल सकते हैं आपको।
पीओई सपोर्ट करता है, 4XFP मतलब 10G वाला अपलिंक इंटरफेस है, वर्चुअल चैसी को भी सपोर्ट करता है। ये 63300 के अंदर में फिक्स कॉन्फ़िगरेशन स्विच विद वर्चुअल चैसी टेक्नोलॉजी इज एबल आइडियल फॉर एक्सेस लेयर डेवलपमेंट इन ब्रांच एंड रिमोट एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो ये भी उसी तरह के एनवायरनमेंट के लिए 24 और 48 पोर्ट और 4SFP या 4SXFP इसके अंदर में आपको मिल जाएगी। 3400। ये जो है ये कन्वर्ज डेटा डिवाइस वीडियो के लिए एक बहुत इफेक्टिव, सस्ता या कॉस्ट टू उसकी क्वालिटी, आई मीन फंक्शंस, इज ए गुड प्रोडक्ट। इसके अंदर में 28 और 48 फीट वाले पोर्ट वाले दो दो प्रकार हैं। ओके। 4200 आइडियल फॉर डेटा सेंटर कैंपस एंड ब्रांच ऑफिस एनवायरनमेंट। जो 4200 है वो आपके डेटा सेंटर के लिए है। ठीक है। इसके बाद में EX4300, ये सिस्टम और एज ए पार्ट ऑफ वर्चुअल चैसी फॉर VCF स्टैंड अलोन भी कर सकते हो आप इसको, वर्चुअल चैसी में भी यूज कर सकते हो आप इसको। ओके, तो ये एक बार वापस से देख लेते हैं। 2200, 2300, 3300, 3400, 4200, 4300। 2200 जो है फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन स्विच इस आइडियल फॉर एक्सेस लेयर में लगेगा, ये डिप्लॉयमेंट इन ब्रांच एंड रिमोट ऑफिस के अंदर में। 2300 भी जो है फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन स्विच है, आइडियल फॉर एक्सेस लेयर डिप्लॉयमेंट इन ब्रांच एंड रिमोट ऑफिस, दोनों का सेम है। ठीक है। 2300 जो है ये फिक्स्ड स्विच है विथ वर्चुअल, तो इसमें वर्चुअल चैसी हो जाओ, तो 3300 के बाद से वर्चुअल चैसी चालू होता है। ठीक है। और जो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है वो 3400 है, जो वॉइस वीडियो एंटरप्राइज ये सब चीज़ के फीचर्स इसके अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर आता है 4200 आइडियल फॉर डेटा सेंटर एंड ब्रांच ऑफिस एनवायरनमेंट। और 4300 जो है वो वर्चुअल चैसी के अंदर में अगेन आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, और VFC स्विचिंग आर्किटेक्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और सबके बेसिकली पोर्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने पोर्ट होते हैं। ये है मॉड्यूलर चीज, तो जैसे हमारा वो फिक्स स्विच था, जैसे ये मॉड्यूलर स्विच, मतलब जितनी जरूरत पड़े उतने लाइन कार्ड आप इसके अंदर में लगा सकते हो। ये भी वर्चुअल चैसी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, और इसके अंदर में लेकिन दो ही चैसी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इसके साथ में आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल राउटिंग इंजन XRE लगाना होगा इसको, ताकि ये दोनों को मैनेज कर सके। ठीक है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है, इसमें क्या है, एक अलग से XRE आपको लगाना पड़ेगा, ताकि आप लगाना चाहिए, ताकि आप दोनों स्विचेस को मैनेज कर पाओ। दो चैसी ऑप्शन है इसके अंदर में, एक है 8 स्लॉट वाला, और दूसरा वाला है 16 स्लॉट वाला ऑप्शन। तो दो मल्टी चैसी एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर में 48 पोर्ट लैन कार्ड भी यूज कर सकते हो आप। 6 पावर सप्लाई है इसके अंदर में, और दो राउटिंग इंजन है, और 16 लाइन कार्ड है।
ह्यूज बॉक्स है मतलब इसके अंदर में। इट इज सुपर पावरफुल स्विच। इसके अंदर हाईएस्ट 10 GB डेंसिटी है। मार्केट में इससे ज्यादा किसी में 10 GB वाला पोर्ट ज्यादा नहीं मिलते हैं। और 9000 सीरीज जो है वो मोस्टली क्लाउड के लिए यूज में आएगी। 3 चैसी इसके अंदर में आप एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिनट, इसका हम ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं इफ वी कुड। ओके, ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्ट। तो थोड़ा इसे हम वापस से एक बार रीड कर लेते हैं, बिकॉज काफी सारी डिटेल इसके अंदर भी दी थी इसने। दी 8200 line of Ethernet switch card is ideal for large campus and data center environment। तो 8200 किसके लिए काम में आएगा? लार्ज कैंपस और डेटा सेंटर एनवायरनमेंट के लिए। दी 1200 सीरीज स्विचेस ऑल्सो सपोर्ट वर्चुअल चैसी टेक्नोलॉजी। वर्चुअल चैसी टेक्नोलॉजी भी ये सपोर्ट करता है। The EX8200 virtual chassis can currently only support टू चैसी। तो मतलब दो 8200 को जोड़कर इसको एक ही 8200 के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। वर्चुअल चैसी का ये मतलब होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट with 8200 virtual chassis you must include an external routing engine to manage both the EX। अगर ये है तो आपको क्या करना है इसको? आपको एक अलग से राउटिंग इंजन लगाना पड़ेगा। द टू चैसी ऑप्शन एग्जिस्ट फॉर 8200 सीरीज एंड एट स्लॉट्स ऑप्शन एंड है 60। तो दो ऑप्शन है इसके अंदर में। 8200 सीरीज का 08 और 016। तो ये दो डब्बे को एक साथ लगाओगे आप तो कितने हो गए? उसके अंदर में जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। दी EX8208 स्विच फीचर 8 डेडिकेटेड लाइन कार्ड। 8 डेडिकेटेड लाइन कार्ड मतलब यदि 48 पोर्ट वाले हैं तो 8 आप समझ लो कितने हो गए। 8 into 40 मान लो आप। 8 4 16 32। 320 पोर्ट्स से ज्यादा हो गया। और ऑप्शन इंक्लूड है 48 पोर्ट, 10 बेस टी, 100 बेस टी, अनशील्डेड ट्रांसपेयर लाइन कार्ड, F48 पोर्ट, 100 मतलब फाइबर और कॉपर दोनों सपोर्ट करता है। एंड 8 पोर्ट SFP फाइबर लाइन कार्ड। दी EX216 switch can accommodate any combination of EX8200 line card. Mm, the EX8200 leverage the same as 8200 wire card, speed line card and power supply used by the पावर सप्लाई सेम 6 पावर सप्लाई है इसके अंदर में। दी ES8200 सीरीज स्विचेस डिलीवर अमंग द हाईएस्ट लाइन कार्ड रेट 10 गीगाबीट पर पोर्ट डेंसिटी इन द इंडस्ट्री। तो ये जो है इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है पोर्टों की। द ESX 9200 line of programmable Ethernet switch simplify the deployment of cloud application, server virtualization, and rich media collaboration tool in enterprise campus and data center core and aggregate environment। 3 चैसी ऑप्शन, तो 3 चैसी एक साथ लगा सकते हैं। 9204 जो आखिरी वाला वर्ड होता है ना, वो स्लॉट, कैरेक्टर जो है वो स्लॉट के लिए है। तो 9204 में चार चार स्लॉट मॉड्यूलर चैसी लग जाएगा। 9208 में 8 लग जाएगा। 9214 के अंदर 14 लग जाएगा। ठीक है। और ये क्या सपोर्ट करते हैं? 110 और 40 GB के ईथरनेट इंटरफेस ऑप्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए कहना है इनका कि आप हमारे डॉक्यूमेंटेशन को देख लें। ठीक है, चलिए, लिंक दी हुई है। ओके, अब जो सॉफ्टवेयर आया है J12 के बाद में,
जूनोस के 12 13 के बाद, अभी 23 24 चल रहा है। ठीक है। तो उसको, ये नया सॉफ्टवेयर इन्होंने, नया मतलब कुछ तो नया रहता ही है हमेशा। तो ELSS, इसमें क्या क्या है सभी का, एक्चुअली क्या होता है, बीच बीच में दूसरी दूसरी कंपनियां खरीदते हैं लोग ना, बड़ी कंपनियां वाले, तो क्या होता है उनकी कमांड लाइन जो है वो सारी डिफरेंट हो जाती है, तो उसको वापस से कहीं जा ला के जोड़ के एक जैसा कर देते हैं इसको। ठीक है। मतलब पुरानी कमांड लाइन चेंज करके हम नई कमांड लाइन जो कि कॉमनली सबको, सब पे बराबर यूज में आया है, ऐसी वाली मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एडवांस लेयर टू सॉफ्टवेयर ELS इज ए स्टैंडर्डाइज layer 2 configuration system that ensure common layer 2 configuration for Junos OS. ELS is a combination of command and hierarchy for both EX series and MX series। तो इनके अलग अलग सीरीज के स्विच भी हैं और राउटर भी हैं। तो ये MX सीरीज आया था आपका M40 के बाद में, आई थिंक 140 160 960 ऐसा कुछ के बाद में चालू होता था। M के बाद में M सीरीज चालू होता है। M जो था इनका पूरा, सबसे पहले M सीरीज राउटर आया था, फिर T आया था। तो M सीरीज की जो कमांड लाइन है वो और EX की थोड़ी थोड़ी अलग थी, स्विचिंग की अलग रहेगी बेसिकली। ओके। तो उसको फिर एक जैसा करने के लिए कुछ सालों बाद इन्होंने J12 या जुनोस 12 13 के बाद से ELS, एनहांस लेयर टू सॉफ्टवेयर करके उसको बनाया। दिस enable a user to use this line command line to configure layer to feature and functionality regardless of the product family. ELS is automatically supported if your device is running a Junos OS release that it support। मैंने बताया था आपको 12 के बाद में, you do not need to take any action to enable ELS and you cannot disable ELS। तो इसको ना enable कर सकते हो ना डिसेबल कर सकते हो, बस एक 12.3, मेरे ख्याल से ये 10 साल पहले की बात है। अभी चल रहा है 2025, तो 2014 13 में चल रहा होगा ये 12 13, उस टाइम का है। तो ELS इज सपोर्टेड इन जीएनएस ओएस रिलीज। इसके बाद के सारे में ELS है 12.3, क्योंकि इसके जस्ट पहले इन्होंने कोई से स्विच वाला की कंपनियां खरीदी होगी। फॉर इंस्टेंस 2010 11 के अंदर में 2 3 साल ये दोनों ने अलग अलग कमांड लाइन चलाई है, MX सीरीज वालों ने और इसने। फिर उसको एक करना था इनको, तो फिर इन्होंने ये ELS करके लेके आया उसके लिए। 12 3.R2 and layer on various Juniper network platforms that support layer 2 switching function. The EX4300 switch, 9200 switch and QFX switch are example of this platform. For information about which platform run a Juno's OS version that support ELS, refer to the document found in the Juniper network website। You can access this। तो कौन कौन से वो करते हैं वो, यहाँ से आपको जाके पता चल जाएगा रेफरेंस लिंक से। ठीक है। चलिए। ELS is currently supported on near EX series as well as QFX series device operating as a standalone switch। The pre-ELS software CLI is still used and support to many of the original EX series platform। राइट। चले आगे चलते हैं। ओके। ESX series, well, go back। ओके। ये कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं ये डायग्राम दिखा रहा है आपको। ठीक है। तो सबको बता रहा है इनफैक्ट, डेटा सेंटर में है कि काम में यूज किया हुआ है, ब्रांच ऑफिस के अंदर में 4300 4200 जूनियर स्पेस SRX सीरीज, ESX की जो है 2200 2300 एक्सेट्रा। डेटा सेंटर के अंदर में MX सीरीज, ये MX PXT, ये उससे भी MX से भी भारी होते हैं, बड़े होते हैं। और राइट EX सीरीज, EX, ये सारे डेटा सेंटर के अंदर कैंपस नेटवर्क के अंदर में आपका 4200 8000 एक्सेट्रा। तो ये याद रखने वाली बात है इसके अंदर में। ओके। इनके जो डिवाइसेस होते हैं ये सारे के सारे, ये ही लेकर ये शुरुआत में आए थे, राउटिंग इंजन और
क्योंकि सिस्को जो था वो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका। मतलब दोनों साथ में चलते थे, पैकेट इंजन और, तो विंडोज टाइप था ये, कि ब्लू स्क्रीन आ जाती थी अगर कहीं कोई प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई। लिनक्स के टाइप का नहीं था ये था विंडोज के टाइप का सिस्को। तो जूनिपर आया ये लेके, ये फंडा लेके। ये फंडा क्या है कि राउटिंग इंजन अलग रखा उसने, और पैकेट राउटिंग प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन अलग अलग कर दी। फिर उसके बाद सिस्को ने भी कुछ समय बाद इसको कैच अप कर लिया जूनिपर को। फिर 4-5 साल में इन्होंने बहुत मार्केट में तूफान मचाया। लेकिन तब तक दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये आर्किटेक्चर इज बेटर, तो नाउ सिस्को ऑल्सो वर्क ऑन दिस वन। ओके, तो सप्रेशन ऑफ कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन और परफॉर्म ऑन दी राउटिंग इंजन। कंट्रोल कहाँ पर परफॉर्म होता है, जैसे कि राउटिंग प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन एक्सेट्रा जो है वो राउटिंग इंजन के ऊपर में फंक्शन करते हैं। फॉरवर्डिंग फंक्शंस आर परफॉर्म ऑन दी पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। कहाँ पर ये करते हैं, पैकेट फॉरवर्डिंग, मतलब पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए अलग मजदूर लगे हुए हैं, और जो ब्रिलियंट काम करने के लिए अलग मजदूर होते हैं, जिसको हम राउटिंग इंजन बोलते हैं। तो अलग चेसी के अंदर में जो प्रोसेसर है वो अलग लगा वहाँ पर, और पैकेट फॉरवर्डिंग में अलग लगे हुए। द नंबर ऑफ पीएफई वेरीज बिटवीन एक्स सीरीज प्लेटफॉर्म। तो पीएफई कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आरई तो क्या है ब्रेन, वो एक या दो ही हो सकते हैं। तो आरई कभी भी, आरई के लिए दो ही कार्ड होते हैं मैक्सिमम, या वन कार्ड फिक्स्ड के अंदर में एक ही रहेगा और नॉन फिक्स्ड के अंदर में दो हो सकते हैं मैक्सिमम। पीएफई रिसीव द लेयर 2 एंड लेयर 3 फॉरवर्डिंग टेबल फ्रॉम द आरई। राउटिंग टेबल कौन बनाता है, राउटिंग इंजन बनाता है, और वो फॉरवर्ड कर देता है पीएफई। तो एज एज इफ मैप का डेटाबेस, गूगल मैप का डेटाबेस, वो यहाँ आ जाता है। पीएफई के पास में आ गया, तो पीएफई क्या करता है उसको फिर उसके हिसाब से पैकेट को इधर से उधर फॉरवर्ड करता है। उसका वही काम रहता है, मतलब फॉरवर्डिंग का ही काम रहता है। पीएफई फॉरवर्ड द फ्रेम पैकेट और बोथ विद हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेट डिटर्मिनिस्टिक परफॉर्मेंस। ये हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, बट was it was a revision, राइट। अभी फिर ये समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। देखो, फ्रेम प्रोसेसिंग अननोन सोर्स मैक एड्रेस, प्रोसेसिंग स्टेप फॉर ट्रांजिट फ्रेम विथ एन अननोन सोर्स मैक एड्रेस। अननोन सोर्स मैक एड्रेस से तो क्या होगा, द फ्रेम एंटर द ingress पोर्ट एंड द attached ingress PFE. The ingress PFE perform a MAC address lookup and determine that source MAC address is unknown. The ingress PFE send the header information to RE, where source MAC address is added or discarded based on MAC limiting. If the RE add a new source MAC address to the bridge table, the newly added MAC address entry is sent to and program into a PFE. तो क्या हुआ, इसके लिए सोचो, जैसे स्विच का क्या काम है, स्विच का काम था कि फ्रेम को इधर से उधर भेजना है, लेकिन फ्रेम को इधर से उधर भेजने के लिए उसको मैक एड्रेस के अंदर में एंट्री चाहिए, और किस पोर्ट से आएगा ये हम पहले भी देख चुके हैं। वो उसको पता होना चाहिए। उसको नहीं पता था, तो उसने क्या किया, आरी के पास में जो उसके हेडर में लिखी हुई थी सोर्स इन्फॉर्मेशन वो भेज दी। अब उसके बाद में उसको जो भी करना था, फ्लडिंग वगैरह जो मैकेनिज्म हमने पिछली बार देखे थे, वो सब मैकेनिज्म करके उसका रास्ता मिल गया। आरी को रास्ता मिल गया, तो क्या करेगा, वो मैक टेबल के अंदर उसको अपडेट कर देगा, और मतलब पीएफई को फॉरवर्ड कर देगा, और पीएफई जो है मैक एड्रेस टेबल के अंदर में उसको एंटर कर लेगा। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट। अब डेस्टिनेशन का पता है पीएफई को, तो ये ऊपर आरई को देने की जरूरत ही नहीं है उसको। वो क्या करेगा, सीधे यहाँ पर आएगा। इंग्रेड यहाँ के टेबल में उसने देखा कि जहाँ से आया है, जिस रास्ते से हमने फिल्टरिंग पड़ी थी, अगर उसको डेस्टिनेशन भी इधर ही मिलता तो यहाँ वो कर देगा, वो डिलीट कर देगा। लेकिन अगर उसको पता चल रहा है कि दूसरे किसी पीएफई के थ्रू जा रहा है, तो क्या करेगा, वो उसके ऊपर भिजवा देगा। मतलब डेस्टिनेशन और सोर्स अलग अलग पीएफई पे हैं, या अलग अलग पोर्ट पे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा। अब कुछ उसको लुकअप वुकअप करने की जरूरत नहीं है।
ये हमने इसके पहले के पहले वाली स्लाइड में समझ ली थी बात। तो कैसे ये फिर पता करता है, कैसे ये पता करता है, हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अननोन डेस्टिनेशन के लिए कोई पैकेट आ गया, तो क्या करेगा, द फ्रेम एंटर द इंग्रेस पोर्ट एंड अटैच्ड इंग्रेस पीएफए। द इंग्रेस पीएफए परफॉर्म मैक एड्रेस लुकअप डिटरमाइन नो एंट्री एग्जिस्ट, उसको पता चला कि यहाँ कुछ है नहीं, एंड देन रेप्लिकेट फ्रेम आउट टू। तो क्या करेगा, सभी के ऊपर में फ्लड कर देगा। अगर लोकल पोर्ट इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, उस ब्रॉडकास्ट डोमेन में सभी के ऊपर में वो फ्लड कर देगा। ऑल पीएफए रिप्लिकेट द फ्रॉम एंड फॉरवर्ड दोस फ्रेम आउट टू ऑल एग्रेस पोर्ट इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, नो एडिशनल लुकअप इज रिक्वायर्ड। उसके बाद में जब उसको उसका जवाब आ जाएगा, जब जवाब आ जाएगा तो उसको अपडेट कर लेंगे और फिर वो मैक के अंदर में आ जाएगा। अब अगर कोई पैकेट खुद के लिए हो, स्विच के लिए खुद के लिए हो, तो क्या करता है, वो उसको लुकअप करता है। जो पीवे परफॉर्म में लेयर 3 लुकअप करता है, ठीक है। इफ द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बिलोंग टू द स्विच, द डी डी I mean, de-encapsulated packet is sent to the RE for processing. If the destination IP address does not belong to the switch, the packet is forwarded to the X. अगर उसके लिए नहीं है तो वो फॉरवर्ड कर देता है। इंग्रेस पीएफई फॉरवर्ड द पैकेट टू एग्रेस पोर्ट टुवर्ड द डेस्टिनेशन, नो एडिशनल सर्चेस रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसआरएक्स? एसआरएक्स जो अपना एक्सेस लेयर वाला था वो काय के लिए था? सिक्योरिटी के लिए, ब्रांच में डालते थे उसको। विच ईएक्स स्विच प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन? कॉस्ट इफेक्टिव याद है क्या? कौन सा था? 3400 था मेरे हिसाब से, वीडियो और वॉइस सबके लिए। What are the major component of EAX सीरीज स्विच? क्या है? RE और PFE, ऐसा कोई दोनों नाम हमने नहीं पढ़ा है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, तो ये खत्म हुआ हमारा ये वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम देखते हैं VLANs। ओके, इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो प्लीज लाइक एंड शेयर, ओके, एज यूजुअल। और कुछ कोई यदि जूनिपर के JNCI करने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियोस, एंड यू कैन आल्सो आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस विच कम्स टू यू, एंड आई विल हेल्प, मैं आपकी सहायता करूंगा ताकि आप JNCI हो सके। हमारी ये सीरीज हम आज खत्म कर देंगे। आज तो नहीं होगी लेकिन इस हफ्ते में हम खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।